जस्ट इमेजिन दोस्तों, अभी आपने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है और एक पेपर बनाने वाली कंपनी में आप सीईओ के जॉब के लिए अप्लाई करते हो। आपको हायर तो कर लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर सब आपसे खुश नहीं थे। सबको लगता था कि आप सीईओ के जॉब के लिए अभी रेडी नहीं थे। और दोस्तों, आप लोगों के ये ताने सुन ही रहे थे कि आपको ज्वाइन करने के बाद पता चलता है कि जिस पेपर बनाने वाली कंपनी में आप जॉब करते हो उसका मेन बिजनेस ही लॉस में है, और ये कंपनी जो बाकी छोटे बिजनेस कर रही है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रही है। अब दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर सवाल ये है कि इस मोमेंट पर आप क्या करोगे। और एग्जैक्टली सेम चीज दोस्तों डार्विन स्मिथ के साथ हुई थी, जब दोस्तों उन्होंने किम्बरली क्लार्क नाम की कंपनी ज्वाइन की थी। दोस्तों, ये एक पेपर बनाने वाली कंपनी थी जिसमें दोस्तों पेपर का बिजनेस ही लॉस में था, और उन्हें यह भी पता नहीं था कि वो अब इस पूरे बिजनेस का क्या करेंगे। फिर दोस्तों उन्होंने डिसीजन लेने के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार यूज किया, और वो है दोस्तों बोर्डम, और इसे कहा दोस्तों ट्रैक्टर टाइम। वो अपनी प्रॉपर्टी के एक तरफ जाते, पत्थरों को ट्रैक्टर में भरते और उन पत्थरों को दोस्तों प्रॉपर्टी की दूसरी तरफ फेंक देते। और ये सब करते करते दोस्तों उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता कि वो इस लॉस मेकिंग पेपर का क्या करेंगे, यानी कि मिल का क्या करेंगे, जो कि दोस्तों 100 सालों से चला आ रहा है। ये सोचते सोचते दोस्तों वो फिर से पत्थरों को ट्रैक्टर में भरते और एक जगह से दूसरी जगह फेंक कर आ जाते। जो पड़ोसी दोस्तों ये सब होता हुआ देख रहे थे वो इन पर बहुत ज्यादा हंसते थे कि स्मिथ को आखिर ये क्या हो गया है, ये एक सीईओ होके इतना यूजलेस काम क्यों कर रहा है। लेकिन दोस्तों ट्रैक्टर में बैठे बैठे स्मिथ के मन में एक बात आई कि अगर तुम्हारे बाजुओं में कैंसर हो जाए, यानी कि एक बाजू में कैंसर हो जाए, तो तुम अपने बाजू काटने से बिल्कुल भी नहीं डरोगे, क्योंकि तुमने ऐसा अगर नहीं किया तो तुम्हारी पूरी बॉडी कैंसर से भर जाएगी। स्मिथ के मन में दोस्तों ये जो सवाल आया था वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली उनको थ्रोट कैंसर हुआ था, जिससे कि दोस्तों वो बच गए थे। और दोस्तों उन्होंने डिसीजन लिया कि वो इस 100 साल से चल रही पेपर मिल के मेन बिजनेस को बंद कर देंगे। सभी बोर्ड मेंबर्स ने उन्हें ऐसा करने से मना भी कर दिया, लेकिन दोस्तों उन्होंने सबके डिसीजन से विपरीत जाकर अपना ये डिसीजन ले लिया और दोस्तों मेन बिजनेस को ही बंद कर दिया। इस डिसीजन से दोस्तों किम्बरली क्लार्क कंपनी ने बाकी बिजनेसेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और दोस्तों यह बिजनेस एक ग्लोबल लीडर बन गया। अब दोस्तों ये सिर्फ स्मिथ की कहानी नहीं है, बहुत से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स और इनोवेटर्स ने हमेशा बोर्डम का सहारा लिया है, जिसकी वजह से दोस्तों वो लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले पाए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों द ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम जब इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम में काम कर रहे थे, कई बार वो घंटों तक अकेले रहते थे और अपने काम के बारे में सोचा करते थे। और सेम चीज दोस्तों बिल गेट्स भी करते हैं। वो हर साल दोस्तों 2 बार एक हफ्तों के लिए थिंक वीक करते हैं, जहाँ पर दोस्तों वो सबसे दूर अकेले में सोचते हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों निकोला टेस्ला यही काम अकेले रहकर घूम के करते थे, और वो भी घंटों तक। पर दोस्तों अब मेन सवाल ये आता है कि बोर्डम होता कैसे है और एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। अब दोस्तों बोर्डम को समझने से पहले हमें अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा ब्रेन 2 तरीकों से काम करता है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों आउटसाइड ब्रेन और इनसाइड ब्रेन। आउटसाइड ब्रेन का मतलब है कि कभी कोई भी काम करने के लिए हमें दिमाग से बाहर वाली चीजों पर फोकस करना है। जैसे कि दोस्तों इमेजिन करो आप लीगोस की एक बिल्डिंग बना रहे हो, और दोस्तों हमारे ब्रेन का ये हिस्सा हमें हेल्प करेगा कि इस बिल्डिंग को किस तरीके से बनाया जाए। अब दोस्तों ऑब्वियसली दिमाग का ये पार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन दोस्तों हमारे ब्रेन का दूसरा पार्ट है जिसका नाम है इनसाइड ब्रेन, जिसे कि दोस्तों हम डे ड्रीमिंग भी बोलते हैं। दोस्तों ये हिस्सा तब काम करता है कि जब हम बाहर की कोई भी चीज यानी कि इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, शायद सिर्फ बेड में लेटे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, या फिर दोस्तों सोने से पहले कुछ सोच रहे हैं। इस वक्त दोस्तों वो जादू होता है जब हम हमारे ब्रेन के अंदर वाली इंफॉर्मेशन के बीच पैटर्न्स को देख सकते हैं और नए नए कंक्लूजन में आ सकते हैं। इन शॉर्ट सॉलिट्यूड इज इक्वल्स टू ब्रेन माइनस इनपुट्स। मतलब कि दोस्तों हम अपने ब्रेन के सुपर पावर को तभी अनलॉक कर पाएंगे जब हम दोस्तों बाहरी इनपुट्स को बंद कर दे। तो दोस्तों अगर आप इक्वेशंस को ध्यान से देखोगे तो सॉलिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि हम हिमालयास पे जाकर बैठ जाएं और साथ में इंस्टाग्राम भी चलाने लग जाएं। हो सकता है दोस्तों हम एक कॉफी शॉप में भी बैठे हों और हमारे साथ कुछ लोग भी बैठे हों, लेकिन दोस्तों हम पेन और पेपर लेके अपने ब्रेन के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। इन शॉर्ट दोस्तों इस मूड में आने के लिए हमें अपने इनपुट्स को बंद करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि बोर्डम का फायदा क्या है। 1944 का वक्त था दोस्तों। जनरल हाइसेनहावर दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में से एक डी-डे की तैयारी कर रहे थे। नाजी ऑक्युपाइड फ्रांस को आजाद करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता था, लेकिन एक गलत डिसीजन ने ना सिर्फ दोस्तों इस पूरे वर्ल्ड वॉर का अंजाम बल्कि लाखों सोल्जर्स की जिंदगी दांव पर थी। आइजनहावर के आसपास दोस्तों बहुत सारे लोग थे, मिलिट्री एडवाइजर्स, पॉलिटिशियंस
पॉलिटिशियंस और इंटेलिजेंस रिपोर्टर्स की भरमार थी। आइजनहावर को दोस्तों सब अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और दोस्तों उन सभी की एक्सपेक्टेशन आइजनहावर पर ही थी। जर्मन ने दोस्तों अपनी डिफेंस को बंकर, आर्टिलरी और माइंस से इतना ज्यादा मजबूत बना लिया था कि दोस्तों उन पर अटैक करना ही बहुत खतरनाक डिसीजन लग रहा था। और फिर आया दोस्तों जून 1944। मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था, सी काफी रफ था, जिसकी वजह से दोस्तों जो लैंडिंग क्राफ्ट थे जिसमें सोल्जर्स को जाना था वो डूब सकते थे। आइजनहावर के सामने ये डिसीजन था कि क्या वो इस अटैक को डिले करे या फिर खराब मौसम के बावजूद रिस्क ले। अगर डिले होता तो दोस्तों फौजियों का मोराल टूट जाता और दोस्तों अगर डिले की वजह से जर्मन को ये बात पता चल गई कि वो उन पर अटैक कर रहे हैं तो वो दोस्तों पक्का ये बैटल कभी जीत ही नहीं सकते। इस वक्त दोस्तों आइजनहावर के पास सबसे बड़ा प्रेशर था। प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, सभी के सभी दोस्तों इस इवेशन को देख रहे थे। इस वक्त पर दोस्तों आइजनहावर ने एक बड़ा डिसीजन लिया। वो वॉर रूम से दोस्तों बाहर चले गए और दोस्तों उन्होंने एक ब्रेक ले लिया। आसमान के नीचे एक शांत जगह पर उन्होंने लंबे बॉक्स लिए। इस सॉलिट्यूड में दोस्तों उन्होंने सारी चीजों को क्लियरली सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर ये अटैक डिले होगा तो दोस्तों सरप्राइज का एडवांटेज चला जाएगा और वर्ल्ड वॉर और ज्यादा लंबी चलेगी। जून 4, 1944 को आइजनहावर ने अपना फाइनल डिसीजन सुनाया कि वो दोस्तों 6 जून 1944 को अटैक करेंगे। ये डिसीजन दोस्तों रिस्की था, लेकिन दोस्तों उनकी जजमेंट बहुत ही ज्यादा सही साबित हुई। मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया और दोस्तों 6 जून को 1.5 लाख ट्रूप्स नॉर्मैंडी के बीचेस पर लैंड कर गए और दोस्तों इसको डी डे कहा गया। इस ऑपरेशन की वजह से दोस्तों नाजी जर्मनी का कब्जा यूरोप पर धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। इन शॉर्ट दोस्तों इस स्टोरी से लर्निंग यह है कि हमें क्लैरिटी तब आती है जब हम इनसाइड ब्रेन मोड को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि दोस्तों ब्रेन की एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके अच्छे कंक्लूजन्स पे आते हैं। और दोस्तों ये सब तभी होगा जब हम अपने एक्सटर्नल इनपुट्स को जीरो रखेंगे। 1916 में अरब्स ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट को शुरू कर दिया था, जो कि दोस्तों मिडल ईस्ट पे अपना राज जमाए बैठे थे। ई लॉरेंस दोस्तों जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उसे अरब फोर्स की मदद के लिए भेजा गया था। लॉरेंस अरब कल्चर को अच्छे से समझते थे, इसलिए दोस्तों वो उनके लोकल लीडर्स जैसे कि प्रिंस फैजल के साथ जल्दी दोस्त बन गए थे। लेकिन दोस्तों ये रिवॉल्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अरब आर्मी का ऑटोमन एम्पायर से डायरेक्टली लड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि दोस्तों ऑटोमन एम्पायर की मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा थी। लॉरेंस को दोस्तों ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अरब्स को जीत कैसे दिलाए। और दोस्तों 1917 में लॉरेंस ने एक अनएक्सपेक्टेड चीज करी। जब दोस्तों सब लोग लड़ाई की प्लानिंग कर रहे थे और उसे मदद की गुहार लगा रहे थे, तो दोस्तों वो कुछ टाइम के लिए सबसे दूर चला गया था और अरेबियन डेजर्ट में जाकर अकेले बैठ गया। और दोस्तों इस अकेलेपन ने उसे डीपली सोचने का वक्त दिया। वो बैटलफील्ड से दूर, यानी कि वहाँ के शोर शराबे से दूर अपने दिमाग को क्लियर कर रहा था। डेजर्ट के शांत और खाली माहौल ने उसे फोकस करने का मौका दिया और दोस्तों उसने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई। लॉरेंस को दोस्तों ये समझ आ गया था कि अगर अरब्स ने ऑटोमन आर्मी को सीधे सीधे मुकाबले के लिए चैलेंज किया तो अरब ही हारेंगे, क्योंकि दोस्तों ऑटोमन फोर्सेस के पास बेटर वेपन्स, बेटर सोल्जर और बेटर रिसोर्सेज थे। अभी दोस्तों उसने डिसाइड किया कि ट्रेडिशनल वॉरपेन काम नहीं करेगी और यही सॉलिट्यूड के वक्त उसके दिमाग में एक नई स्ट्रेटेजी आई, जिसे दोस्तों उसने नाम दिया गोरिल्ला वॉरफेयर। लॉरेंस ने सोचा कि अरब फोर्सेस को कोई न्यू टेरिटरी को होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बजाय दोस्तों वो छुप छुप कर छोटी रेड्स करेंगे, ऑटोमन आर्मी के सप्लाई लाइंस और कम्युनिकेशन को टारगेट करेंगे। फिर दोस्तों इसके बाद जल्दी से रेगिस्तान में खो जाएंगे और दोस्तों इस तरीके से ऑटोमन का कंट्रोल धीरे धीरे कम हो जाएगा। दोस्तों लॉरेंस ने रेगिस्तान को अपना हथियार बना लिया था, क्योंकि दोस्तों वो जानता था कि ऑटोमन फोर्सेस को रेगिस्तान की हार्श कंडीशन की आदत नहीं है, जबकि दोस्तों अरब फोर्सेस उस एनवायरनमेंट के लिए एलिजिबल थी, यानी कि वहाँ के लिए ढल चुकी थी। और दोस्तों डेजर्ट उनका दोस्त भी बन गया। और दोस्तों लॉरेंस ने ये स्ट्रेटेजी लगातार यूज करी और दोस्तों लॉरेंस की इस स्ट्रेटेजी ने बहुत बड़ा कमाल करके दिखा दिया। अरब फोर्सेस ने दोस्तों कई सक्सेसफुल रेड्स करी, जिसने ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल को धीरे धीरे खत्म कर दिया। और दोस्तों सबसे बड़ी जीत उन्हें तब मिली जब दोस्तों उन्होंने एक्यूबा नाम की एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी को बिना किसी डायरेक्ट लड़ाई के जीत लिया। दोस्तों यह जीत इतनी बड़ी थी कि लॉरेंस का नाम हिस्ट्री में अमर हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 में दोस्तों नई स्ट्रेटेजी ने अरब रिवॉल्ट को जीत की तरफ बढ़ाया और इस स्टोरी से हमें लर्निंग यह मिलती है कि दोस्तों जब हमें नए आइडियाज की जरूरत है तो दोस्तों हमको बाहर के इनपुट्स को बंद कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जब लॉरेंस ने बैटलफील्ड के शोर को छोड़ दिया और जाके डेजर्ट के अकेलेपन में टाइम स्पेंड किया, तभी दोस्तों उसने सिचुएशन को क्लियरली समझना शुरू कर दिया और दोस्तों वही अकेलापन उसे नई स्ट्रेटेजी तक ले गया। इमेजिन करो दोस्तों आप ऐसी जगह काम करते हो जहाँ पर अगर आप स्पीड से काम करते हो तो आपकी तारीफ होगी। जोई रेवन भी दोस्तों इसी रेस का हिस्सा थे, जो एक एडवर्टाइजिंग की इंडस्ट्री में बहुत ही सक्सेसफुल थे, जिनका करियर दोस्तों टॉप पर चल रहा था। लेकिन दोस्तों एक दिन जिंदगी ने उसके सामने ऐसा चैलेंज दिया जिसने दोस्तों सब कुछ बदल कर रख दिया। 1989 में दोस्तों जो एक सीरियस कार एक्सीडेंट का शिकार
शिकार हो गए। एक्सीडेंट दोस्तों इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो मौत के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए थे। वो उस एक्सीडेंट से बच तो गए दोस्तों, लेकिन महीनों तक बेड में रहे। जब दोस्तों वो बेड पर थे तब उनकी लाइफ अचानक फास्ट पेस से स्लो हो गई और दोस्तों इनके पास बहुत ज्यादा टाइम आ गया, और वो था दोस्तों अकेला टाइम, जिसमें दोस्तों उसने अपनी लाइफ के बारे में डीपली सोचना शुरू कर दिया। इस अकेलेपन के फेज में दोस्तों जो को समझने का मौका मिला कि लाइफ सिर्फ प्रॉफिट और बिजनेस के बारे में नहीं है, बल्कि दोस्तों ये कुछ और ज्यादा मीनिंगफुल है, और वो है दोस्तों पर्पस। उसे यह समझ आया दोस्तों कि पहले जो वो काम कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पैसा कमाने के लिए था, लेकिन दोस्तों अब वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो कि सोसाइटी के लिए भी वैल्यूएबल हो। इस अकेले टाइम में दोस्तों जो ने अपने लाइफ और करियर के बारे में डिटेल में सोचा। उसने डिसाइड किया दोस्तों कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट फर्म को एक नई डायरेक्शन में ले जाएंगे, जहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट से ज्यादा उनका फोकस पर्पस ड्रिवन ब्रांडिंग पर होगा। जोई ने दोस्तों ठीक होते ही ब्राइट हाउस नाम की एक कंपनी की शुरुआत की, जो कि दोस्तों ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बिल्कुल अलग थी। यहाँ पर दोस्तों वो उन ब्रांड के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाते थे जिससे दोस्तों लोगों को एक्चुअल में फायदा होता था। ब्राइट हाउस का दोस्तों स्लो पेस्ड अप्रोच था, जिसमें दोस्तों एम्प्लॉयज को टाइम दिया जाता था आइडियाज को नेचुरली डेवलप होने के लिए। P&G जैसे बड़े ब्रांड्स ने भी दोस्तों ब्राइट हाउस के साथ काम किया, ताकि दोस्तों वो अपने प्रोडक्ट्स को एक डीपर पर्पस के साथ अलाइन कर सके। इस अप्रोच ने सिर्फ मार्केटिंग को नहीं बल्कि रियल इम्पैक्ट क्रिएट किया। जोई कहते हैं कि उनका असली क्रिएटिव ब्रेक थ्रू तब आया जब दोस्तों उन्होंने दुनिया का शोर छोड़ दिया और जब अकेले में अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगे। जोई के कहानी से लर्निंग ये है दोस्तों कि स्लोअर पेस लाइफ क्रिएटिविटी को इंक्रीज करती है, और ये चीज दोस्तों रिसर्च भी प्रूव करती है। अब दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि अकेले रहकर हम क्लियर तरीके से सोच सकते हैं, नए आइडियाज को भी सोच सकते हैं और क्रिएटिव भी बन सकते हैं। पर दोस्तों मेन सवाल ये आता है कि एक्चुअल में हम इसे अचीव कैसे करें। देखो दोस्तों इसके लिए हमें वापस सॉलिड्यूड के इक्वेशन में आना पड़ेगा। सॉलिड्यूड इज इक्वल्स टू ब्रेन माइनस इनपुट्स, यानी दोस्तों सबसे पहले हमको इनपुट्स को कम करना होगा। अब दोस्तों आइजनहावर, ओटोमैन और जोई रायमन के पास उस वक्त इंस्टाग्राम और नोटिफिकेशन तो था ही नहीं, इसीलिए दोस्तों उनके चैलेंजेस कुछ और थे। और दोस्त हमारे केस में तो दोस्तों सबसे बड़ा इनपुट फोन है। तो दोस्तों इन इनपुट्स को कम करने के लिए तो हमें इसके लिए सबसे पहले सारी नोटिफिकेशंस को बंद करना होगा, और नंबर 2 ग्रे स्केल मोड को ऑन करना होगा। देखो दोस्तों नोटिफिकेशन और कलरफुल स्क्रीन हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अगर दोस्तों कोई नोटिफिकेशन आती है और अगर हम उसे इग्नोर भी कर देते हैं तो उसके बावजूद दोस्तों हमने कुछ अटेंशन एनर्जी अपने अंदर की उसके ऊपर वेस्ट कर दी, जिसकी वजह से दोस्तों हम कभी भी इनपुट माइंड को अनलॉक नहीं कर पाएंगे, और फिर दोस्तों ना ही हमें मिलेगा क्लैरिटी और ना ही मिलेगी क्रिएटिविटी, और दोस्तों ना ही हमारे पास आएंगे नए ग्रेट आइडियाज। सेम होता है दोस्तों कलरफुल स्क्रीन देखने से। इन सभी के बाद आता है दोस्तों इक्वेशन में ब्रेन, स्पेशली दोस्तों इनपुट ब्रेन, और इसके लिए दोस्तों हमारे पास 8 हथियार हैं। और दोस्तों इन सभी में सबसे नंबर 1 है दोस्तों शेड्यूल बोर्डम ब्रेक, यानी हमें कॉन्शियसली हर रोज आधा या 1 घंटा स्पेंड करना होगा बोर होने के लिए, जहाँ पर दोस्तों हम कुछ भी नहीं करने वाले, ताकि दोस्तों इसकी मदद से हमारा माइंड रीसेट कर सके। सेकंड है दोस्तों प्रैक्टिस माइंडफुल वेटिंग्स, यानी कि दोस्तों जब भी हम किसी के लिए वेट कर रहे हैं, चाहे वो कॉफी शॉप हो, ग्रोसरी स्टोर हो या फिर इवन अपॉइंटमेंट, उस टाइम पर दोस्तों हमें अपना फोन भी यूज नहीं करना है, बल्कि दोस्तों उस वक्त हमें अपनी सराउंडिंग्स को एब्जॉर्व करना है, और हमारे ब्रेन के अंदर दोस्तों जो ऑलरेडी डेटा है उसको दोस्तों हम प्रोसेस कर सकते हैं। थर्ड है दोस्तों गो फॉर वॉक विदाउट योर फोन, यानी कि दोस्तों बिना फोन्स के हम एक लंबी वॉक पर निकल सकते हैं। फोर्थ है दोस्तों डेलिबरेटली डूइंग बोरिंग टास्क, यानी कि दोस्तों 20 से 25 मिनट के लिए हम सिंपल रिपीटेटिव बोरिंग टास्क कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों अपने कपड़ों को फोल्ड करना, बर्तनों को धोना और अपना खुद का कपड़ा साफ करना। कर लिया करो, काम आएगा। दोस्तों बोरिंग टास्क से होता यह है कि हमारा ब्रेन जो है ना वो डिफॉल्ट टास्क में आ जाता है, यानी कि डिफॉल्ट मोड में आ जाता है, जिससे कि दोस्तों क्रिएटिविटी अनलॉक होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मेडिटेट ऑन बोर्डम, यानी कि दोस्तों हर रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करने से हम अपने इनपुट मोड को अनलॉक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें हम सिर्फ अपने थॉट्स के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों डे ड्रीम विथ पर्पस। अब दोस्तों कई लोगों को डे ड्रीमिंग बहुत पसंद है, जैसे कि मुझे पसंद है। इसमें दोस्तों वो बैठ के ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, और आपको भी दोस्तों ऑलमोस्ट यही करना है। लेकिन दोस्तों याद रहे, हमें डे ड्रीमिंग और ये इनपुट मोड तब एक्टिव करना है जब हमारी पूरी लाइफ सिर्फ आउटपुट मोड में चल रही हो, क्योंकि दोस्तों हमारा ब्रेन दोनों मोड्स में ऑपरेट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों डिजिटल डिटॉक्स, कि दोस्तों पूरे के पूरे दिन हम ना तो कोई फोन यूज करेंगे, ना ही इंटरनेट और ना ही सोशल मीडिया। और दोस्तों ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग भी है, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग भी यही है। नेक्स्ट आता है दोस्तों डू जर्नलिंग, यानी कि दोस्तों फोन छोड़कर हमारे दिमाग में जो भी चीजें आ रही है उसे हम लिख सकते हैं, और फिर दोस्तों उन्हीं चीजों में हमें कुछ पैटर्न्स दिखेंगे, और दोस्तों इस सेल्फ रिफ्लेक्शन की वजह से हम इनपुट मोड को एक्टिवेट कर पाएंगे। देखो अब दोस्तों हमने बोर होने के लिए ये सारी चीजें देख तो ली, लेकिन एक्चुअल में कुछ
कुछ भी ना करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। और दोस्तों ये रिसर्च पेपर भी यही सेम टू सेम बताता है कि अगर दोस्तों लोगों को कमरे में बंद कर दिया जाए और उनके पास अगर कुछ भी ना हो करने के लिए और उनके पास एक बटन हो जिसको दबाने से उनको छोटे छोटे करंट लगे, तो दोस्तों वो बेकार बैठने की जगह उस बटन को दबाना पसंद करेंगे। अजीब बात है ना बहुत। एनीवेज दोस्तों, और तरीका है अपने इनपुट मोड को एक्टिवेट करने का, और वो है दोस्तों ऑफ स्क्रीन टाइम और लिसनिंग टू द बुक्स। और दोस्तों ऐसे ही मैंने एक बुक को भी एक्सप्लेन करके रखा है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। उस वीडियो की लिंक दोस्तों मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।